ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पोर्शन ऑफ अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें मैं क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 1.2। तो सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ एक्सरसाइज 1.2। ओके, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ ना, तो आप लोगों में 7 क्वेश्चन दिया गया है 1.2 में, जिसमें से स्टार्टिंग के फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है, जो कि इजी भी आप लोग कर भी लोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोग को सिर्फ बता देती हूँ। जैसे कि मान लो मैं थर्ड का फर्स्ट एक टॉपिक लेके आपको बता देती हूँ। थर्ड के फर्स्ट में है ना कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको एज अ प्रोसेस के साथ बता देती हूँ कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21। अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, राइट। 15 की अगर मैं बात करूं तो 3 5 ज़ा 15। सबसे पहले पावर के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूं तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 एंड हियर इज 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1। ओके, 21 की बात करो तो 7 3 ज़ा 21, पावर के फॉर्म में भी वही होगा, 3 पावर 1 और 7 पावर 1। ओके, अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर हैं उनके ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो पहले सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसके अलावा कोई फैक्टर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मैं ग्रेटेस्ट पावर की अगर बात करूं तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 5 का भी 1 है और 7 का भी 1 है। अब क्या करना होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो। तो हियर इज 4 3 5 7 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों बिल्कुल सही है कि इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 420, यानी कि इन तीनों ही नंबर का एलसीएम होगा 420। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो मैंने आप लोग को बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है। जो एचसीएफ होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग को कॉमन फैक्टर चूज करना होगा और उनके स्मॉलेस्ट पावर का यूज करना होगा। तो देखो, अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो मुझे एक ही फैक्टर कॉमन दिख रहा है, वो है 3। तो मैं 3 लिख लेती हूँ, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अब अगर मैं स्मॉलेस्ट पावर की बात करूं तो पावर सब पे 1 ही है, और स्मॉलेस्ट की भी अगर पावर 1 है तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट की मैं बात ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पावर 1 होगा, यानी इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस कि कैसे मैं किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछ रहा है कि बताइए चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 6 पावर n, वेयर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि अगर मैं n का पावर लगाती जाऊँ, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, अगर n के पावर को मैं इंक्रीज करूँ, बढ़ाती जाऊँ, रखती जाऊँ, तो ये बताइए n का पावर लगाने के बाद 6 पावर n की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का जो एंडिंग पॉइंट होगा, मतलब जो यूनिट प्लेस होगा, क्या वो 0 होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर के एंडिंग पॉइंट पे 0 है, मतलब कोई भी नंबर का जो एंड है वो 0 पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी नंबर होगा वो 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होगा, तभी तो उसके एंडिंग पॉइंट पे 0 है। तो अगर वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, डिविजिबल है। दैट मीन्स कि 2 एंड 5 दोनों ही उसके क्या है, फैक्टर है। क्योंकि मैंने बताया भी था कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, कि मतलब जिस नंबर से वो नंबर्स टोटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर आ जाए 0। तो ये बताओ, यानी कि 2 और 5 दोनों ही उसके क्या हो, फैक्टर हो। तो अब एक बात बताओ, 6 पावर n 0 पे इंड हो रहा है, इसका मतलब 6 पावर n डिवाइड हो रहा होगा 10 से। अगर ये 10 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 10। अगर 10 से डिविजिबल है तो मैं कह सकती हूँ कि ये डिविजिबल है किससे, तो मैं कह सकती हूँ कि ये डिविजिबल है 2 एंड 5 बोथ दोनों से डिविजिबल है। अब ये बताइए, ये दोनों से डिविजिबल है, मतलब इसके फैक्टर 2 भी आने चाहिए और 5 भी आने चाहिए। अब जरा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करती हूँ। तो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूँ किसकी, 6 पावर n, तो मैं लिखूंगी 6 पावर 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 और पावर में क्या लगा सकती हूँ, n। ओके, अभी देखो प्राइम फैक्टर, यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 एंड 2।
बट हियर नॉट हियर 5 यहाँ पे है ही नहीं। तो ये एक बात बताओ, जब इसके प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं तो ऑब्वियस है ये नंबर कभी भी 0 पे एंड होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये 0 पे एंड होता तो 2 and 5 दोनों ही इसके फैक्टर कंपल्सरी होने चाहिए। 2 तो इसके फैक्टर है, क्लियर है, बट अगर 3 की जगह या फिर एक्स्ट्रा अगर 5 आया होता तब मैं कहती कि ये नंबर क्या है, 10 से डिविजिबल है, यानी कि 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर हैं, यानी कि ये एंडिंग जो इसकी होगी 6 पावर n वाले वैल्यू की वो हमेशा 0 पे होगी। लेकिन यहाँ पे जो इसके फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर कभी भी 6 पावर n, अगर n का पावर मैं इंक्रीज करती जाती हूँ तभी भी ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0 बिकॉज 5 इज नॉट एज अ फैक्टर। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है और मुझे चेकआउट करना है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, मुझे बताना है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो देखो अगर ये कंपोजिट नंबर होता तो क्या होता, अगर ये कंपोजिट नंबर होता तो इसके प्राइम फैक्टर्स होते, और कितने प्राइम फैक्टर्स होते तो दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते, तभी मैं इसको बोलती कि ये कंपोजिट नंबर है। मैंने ऐसा आप लोग को बताया भी था कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो चलो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 13 जो है वो कॉमन है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 13 को कॉमन लोगे ब्रैकेट में होगा 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 मैंने क्या किया कॉमन, तो हियर 13 इंटू 7 इंटू 11 दैट इज 77 प्लस 1 दैट इज 78, और अगर मैं 78 का फर्दर फैक्टराइजेशन करूं तो 78 का फर्दर फैक्टराइजेशन होगा 13 इंटू 6, है ना। ओके, अब देखो 13 भी एक प्राइम नंबर है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। 6 को भी फर्दर मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। अब ये इनके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो भी नंबर था ये खुद का भी एक प्राइम फैक्टर था, खुद का भी एक फैक्टर था, प्राइम फैक्टर नहीं था एक्चुअली, खुद का भी एक फैक्टर था। 1 ऑलरेडी इसका एक फैक्टर होता है, 13 एक अलग से फैक्टर दिख रहा है, 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, यानी डेफिनेटली ये जो नंबर है ये एक प्राइम नंबर नहीं बल्कि एक ऐसा नंबर है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में क्या दो मैं एक बार देख लेती हूँ। सेकेंड पार्ट में है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 6 5 4 3, कहाँ तक है भाई, 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में है 5। ठीक है, मुझे चेकआउट करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो देख लो कॉमन क्या है, तो कॉमन मुझे दिख रहा है 5, जैसे मैंने कॉमन 13 को कॉमन लिया था वैसे यहाँ पे अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में होगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, 5 तो कॉमन हो गया। अब जब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1008, आप लोग करके देख लेना बिल्कुल। अब प्लस में आएगा 1। ठीक है, अब जैसे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1009 इंटू 5, और मैं आप लोग को बात बता दूं कि इसको फर्दर अगेन फैक्टराइज नहीं किया सकता, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये बताओ अगर ये प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये टोटल नंबर भी अपना एक फैक्टर है, 1 भी इसका एक फैक्टर है, 5 भी एक फैक्टर मिला, ये भी एक फैक्टर मिला, दैट मीन्स ये जो भी नंबर होगा ये एक कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करके दिखाना था कि क्या ये एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया कि हाँ ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पार्क बनाया गया है, उसमें 2 बच्चे हैं, एक है सोनिया और एक है रवि जो कि ऐसे राउंड लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सोनिया है वो उस पार्क का, सर्कुलर पार्क का 1 राउंड लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है, और जो रवि है वो कितने मिनट का टाइम लेते हैं, 12 मिनट का टाइम लेते हैं टू कंप्लीटिंग 1 कंप्लीट सर्कल। ठीक है,
तो ये बताओ, दोनों ही बच्चे एक साथ एक डायरेक्शन पे एक टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कुलर अगर मैं पार्क बनाऊं, तो ये सर्कुलर पार्क है, सपोज दैट यहाँ से ये दोनों बच्चे, रवि भी और सोनिया भी, ये दोनों ही बच्चे स्टार्ट करते हैं दौड़ना सर्कुलर पार्क में। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। जो सोनिया है वो इसका कंप्लीट एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लेती है, और जो रवि है वो काफी कम टाइम लेते हैं, 12 मिनट में ही ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने मिनट के बाद ये दोनों बच्चे एक साथ मिलेंगे, कहाँ पे, वहां पे जहां से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग पॉइंट पे। मैं मान लेती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट है ओ। तो ये बताओ, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा समझने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो ये बताओ, जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करके, ध्यान से देखना, एक चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है रवि। लेकिन सोनिया क्या कर रही होंगी, 12 मिनट में सोनिया कहीं यहीं पे होगी, यहीं पे अटकी पड़ी होगी, अभी वो एक चक्कर कंप्लीट नहीं की है। तो ये बताओ, जैसे ये आगे बढ़ेगी और 18 मिनट में जब सोनिया यहाँ पे आएगी तो रवि जो होंगे ना वो 18 मिनट, ऑब्वियस है 18 मिनट जब ये यहाँ पे लेंगी आने में, तो ये 12 मिनट में यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब ये 18 मिनट में यहाँ आएंगी तो ये कुछ आगे बढ़ के यहाँ पे चले गए होंगे। दैट मीन्स ये जो भी ये चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं 12 और 18 मिनट, ये कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो वो जो भी मिनट बाद मिलेंगे ना, वो ना तो 18 मिनट पे मिलेंगे और ना 18 मिनट से पहले मिलेंगे। 12 ना तो 12 मिनट पे मिलेंगे ना तो 12 मिनट से पहले मिलेंगे। ये कब मिलेंगे, 12 और 18 मिनट के बाद ही कोई ऐसा मिनट होगा जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। तो वो कौन सा मिनट होगा जहाँ पे ये दोनों पर्सन्स मिलेंगे, तो वो वही मिनट होगा जो 18 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं क्या कह रही हूँ कि वो मिनट ऐसा मिनट होगा जो 18 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा जरा सोचो। तो ऑब्वियस है वो नंबर क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड होगा। यानी कि वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा किसका, 18 का और 12 का। अभी पता है एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर वही मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करोगे। 12 और 18 का फिर से एलसीएम निकालोगे, तो जैसे ही एलसीएम निकालोगे ना वैल्यू आ जाएगी 36। इसका मतलब ये दोनों बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो आफ्टर 36 मिनट बाद ही ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन को कंसीडर किया। ठीक है, थैंक यू।